भारत के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश की जमीन पर क्या गहरा जाल बिछाया जा रहा है? मोदी और भारत किस किस के टारगेट पर हैं? क्या CIA और ISI खतरनाक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं? आतंकी धारा वाले फॉर्मूले पर इस्लामिक आर्मी, भारत के भगोड़े जहरीले जाकिर का स्वागत, भारत से सटे बांग्लादेशी इलाकों में बढ़ती ISI की एक्टिविटी और अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड का ऑफर। क्या ढाई घर की चाल से भारत को मात देने की साजिश है? आज का चैप्टर उस जहरीले गठजोड़ पर है जिसको लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के खिलाफ किसी गहरी साजिश के ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। भारत के पूर्वी बॉर्डर से लगे बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तानी मुल्लों और मुनीर एंड कंपनी के गुर्गों की हलचल बढ़ रही है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को पूर्वी सीमा पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अभी हाल ही में भारत से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान और जमाती कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की औकात क्या भारत से पंगा लेने की है भी? सीधी सी बात नहीं है। तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या किसी की शह मिल रही है? अगर मिल रही है तो यह शह देने वाला कौन है? पिछले दिनों ढाका में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की संदिग्ध मौत ने कुछ और गहरे और गंभीर सवाल भी खड़े किए। आखिर अमेरिकी अधिकारी ढाका में कर क्या रहा था? ऑर्गेनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल तक उठा दिए कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था क्या? संदेह के घेरे में CIA भी आ रहा है। मतलब सवाल बहुत सारे हैं और एक्स्ट्रा क्लास में आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट से। बांग्लादेश में हलचल तेज है। कट्टरपंथी जमात ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवाद की घुट्टी का फार्मूला ढाका के चौक चौराहों से लेकर शहर गांवों तक बांटा जा रहा है। लेकिन भारत के लिए जो रेड अलर्ट है वो है ये तस्वीर। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादास्पद किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ भेंट की। यूनुस की खुराफात इस किताब के बहाने एक गहरे संदेश को आगे बढ़ाने वाली है जो भारत के लिए गंभीर है। क्यों, यह आपको आगे बताएंगे। पहले जरा आर्ट ऑफ ट्रायम्फ के बारे में जान लीजिए। इस किताब में 2024 में प्रोटेस्ट के दौरान दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स का कलेक्शन है। इसके जरिए बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की कथित क्रांति को अभिव्यक्त करने का दावा किया जाता है। लेकिन जो सबसे गंभीर है वो है इस तस्वीर में छिपा वो कूट संदेश जिसे यूनुस की धूर्तता और चालबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आर्ट ऑफ ट्रायम्फ किताब के कवर पेज पर बांग्लादेश का मैप छपा है। इस मैप में भारत के नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी बांग्लादेश के मैप से जोड़ा गया है। सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि बांग्लादेश में पिछले साल के खूनी तख्ता पलट और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ढाए गए जुल्म के बीच इस्लामिक कट्टरपंथी जमातियों ने बांग्लादेश में भारत के 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को शामिल करने के नारे लगाए थे। वैसे अगर देखें तो चाहे शहबाज हो या फिर मोहम्मद यूनुस, इन दोनों के बीच सिर्फ मजहबी कट्टरपन ही कॉमन नहीं है बल्कि एक और चीज है। वो है एक ही प्लॉट को 2 खरीदारों को बेच देने का दलालों वाला हुनर। जैसे शहबाज ने ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल और तेल भंडार का सपना पाकिस्तान में दिखाया।
तो वहीं अरब सागर में पोर्ट बनाने का ऑफर भी अमेरिका को दिया। तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप को एक रिजॉर्ट बनाने का ऑफर सेंट मार्टिन द्वीप पर दिया है। इसके अलावा कॉक्स बाजार में नेवी बेस बनाने का ऑफर भी दिए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, एक बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में हुए बुरे हश्र के बाद से पाकिस्तान की हालत पतली है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान समझ गया है कि पारंपरिक लड़ाई में भारत के सामने टिक नहीं सकता, इसलिए वो किसी न किसी तरह अमेरिका को हर हाल में पाकिस्तान में एक्टिव करना चाहता है। यही मंत्र वो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के रहमो करम पर चल रहे मोहम्मद यूनुस के कानों में भी फूंक रहा है कि भैया जमाती जहरीलों की सरकार बचाए रखनी है तो बड़ी कीमत चुकानी तो पड़ेगी। तो क्या मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों की जमीन बचाने के लिए राष्ट्र की संपत्ति को अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर लिया है? क्योंकि पिछले महीने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप से मुलाकात भी की थी। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सेंट मार्टिन आइलैंड को 99 साल के लिए ट्रंप को लीज पर देने की बातचीत हुई। सूत्र बताते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप पर रिजॉर्ट बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया भी जा चुका है। बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड सामरिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण आइलैंड है। इस आइलैंड की खास पोजीशन के जरिए पूरे साउथ ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स और शक्ति को संतुलित किया जा सकता है। करीब 1 साल पहले बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना ने खुलासा किया था कि उनकी सरकार का तख्ता पलट इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को देने से मना कर दिया था। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का भौगोलिक रूप से खास द्वीप है। ये इलाका एशिया और अफ्रीका के ट्रेड रूट के लिए भी काफी अहम है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर महीने के आखिर में मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप से मुलाकात कर सेंट मार्टिन आइलैंड पर बातचीत की थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बातचीत सेंट मार्टिन में ट्रंप के रिजॉर्ट बनाने को लेकर हुई थी, लेकिन मामला कुछ और ही है। दरअसल अमेरिका यहां एक एयरबेस बनाना चाहता है ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर वो नजर रख सके। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका आइलैंड को कंट्रोल करके चीन भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। लेकिन फिलहाल शांत पड़े सेंट मार्टिन आइलैंड से करीब 442 किलोमीटर दूर ढाका में पाकिस्तानी दखल तेजी से बढ़ रही है। हाल यह है कि बंगबंधु यानी मुजीबुर रहमान के सेकुलर बांग्लादेश में अब इस्लामिक कट्टरपंथियों का जमघट बढ़ रहा है। भारत के भगोड़े और मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले जाकिर नाइक को ढाका बुलाया गया है। तो वहीं आतंकी हाफिज सईद का चेला इब्तिशाम इलाही जहीर बांग्लादेश में बैठकर लगातार भड़काऊ तकरीरें कर रहा है। पहले तो ऐसी मजहबी जहरखुरानी पाकिस्तान की तरफ से थी, अब भारत से लगे बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ की नफरती धारा का पनपना खतरे की घंटी बजा रहा है। भारत के दोनों तरफ के पड़ोसी देशों में जो हालात बन रहे हैं वो करीब करीब वैसे ही हैं जैसे 70 के दशक में थे। तब भी अमेरिका ने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्च लाइट पर आंखें मूंद रखी थीं, जिसमें लाखों बांग्लादेशियों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। 25 मार्च 1971 की रात में चलाया गया था ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसका मकसद था बंगाली पहचान से जुड़े लोगों का सफाया करना, अवामी लीग से जुड़े लोगों और बंगाली बुद्धिजीवियों को खत्म करना। पाकिस्तानी सेना ने खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बर्बर ऑपरेशन में 30 लाख लोगों को मार दिया गया था, जबकि 4 लाख महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना ने रेप किया था।
1970 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की सरकार पाकिस्तान के समर्थन में थी और पाकिस्तानी सेना के बर्बर अत्याचार पर आंखें मूंदे रही। इतिहास में दर्ज है कि पाकिस्तानी जनरल याह्या खान और नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया था जनरल टिक्का खान ने, जिसे बाद में बुचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, यानी बांग्लादेश का कसाई। इस नरसंहार का एक ही मकसद था, सेकुलर तंत्र को पूरी तरह इस्लामिक रंग में रंगना। हालांकि बाद में भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और मुक्ति संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान की सेकुलर सरकार बनी। लेकिन आज के बांग्लादेश में ये वही जमाते इस्लामी है जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था। इसका फोकस पाकिस्तान से रिश्ते को मजबूत करने पर है। जमाते इस्लामी फिर पावर में है, इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पूर्वी और उत्तर पश्चिम पड़ोस में पनप रहा इस्लामिक कट्टरपंथ। इसके साथ ही देश के भीतर छुपकर बैठे बांग्लादेशी घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वो अलार्मिंग है, क्योंकि आरोप यह लगता है कि गुपचुप तरीके से घुसपैठिए वोट बैंक का हिस्सा बनकर राज्यों की चुनावी प्रक्रिया तक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बात जब एनआरसी की होती है तो वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां छाती पीटने लगती हैं कि एक खास वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है। हद तो यह है कि चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की एसआईआर की प्रक्रिया पर भी अफवाहें फैलाई जाती हैं। इसे भी इनडायरेक्ट एनआरसी कहकर शोर मचाया जाता है। क्या यह देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? पाकिस्तान पहले ही इस्लामिक देश है, अब तो बांग्लादेश भी उसी की राह पर चल रहा है। वहां के लीडर मोहम्मद यूनुस तो कह ही चुके हैं कि अगर हिंदुओं की सुरक्षा चाहिए तो पहले उन्हें खुद को हिंदू कहना बंद करना पड़ेगा। देश के भीतर भी अगर बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर विपक्षी आंख मूंदेंगे तो खतरा किसके ऊपर होगा? देश के भीतर बीते कुछ सालों में इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप से जुड़े कई लोग पकड़े जा चुके हैं। ये पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। सोशल मीडिया पर मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज करने से लेकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की सुपारी तक इन्होंने ले रखी थी। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है बॉस। इस्लामिक कट्टरपंथी चाहे किसी भी देश में हो, वो इस्लामिक उम्मा यानी इस्लामिक वर्ल्ड को ही अहमियत देते रहे हैं। यही वजह है कि जब बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट हुआ तब बड़े पैमाने पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा से इनकार करते रहे, हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बेशर्म बयान देते रहे। सवाल यह है कि जब हिंदुओं पर जुल्म ही उनके धर्म को देखकर किया जा रहा हो तो फिर हिंदू इसका जिक्र क्यों न करें? भारत के खिलाफ कट्टरपंथी गठजोड़ सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक नहीं है। खलीफा बनने को बेचैन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के असर वाले इन दोनों देशों की मदद कर रहे हैं। तुर्की की मदद से दो बड़े डिफेंस कॉम्प्लेक्स बांग्लादेश में बन रहे हैं। तुर्की साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश को दे रहा है। इसके अलावा तुर्की ने कॉम्बैट ड्रोन के को प्रोडक्शन अधिकार भी बांग्लादेश को दिए हैं। बायतका TB2 ड्रोन, TRG-300 मिसाइल सिस्टम उसके पास पहले से ही मौजूद है। तुर्की से कोबरा बख्तरबंद वाहन और बोरन हॉबिट्जर भी बांग्लादेश को मिला है। दरअसल तुर्की कट्टरपंथी इस्लामिक जमातों को सपोर्ट करता रहा है, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में या फिर कहीं और। इसलिए मामला भारत के लिए ज्यादा गंभीर है कि कहीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के असर वाले इन तीन देशों में भारत के खिलाफ कुछ पक तो नहीं रहा। क्या ये अनायास है कि भारत के भगोड़े और कई आतंकियों के आइडियल रहे जाकिर नाइक का स्वागत बांग्लादेश में लाल कालीन बिछाकर किया जा रहा है? जाकिर नाइक बांग्लादेशी घुसपैठियों का हिमायती रहा है।
तो आतंकी दिल और दिमाग वाले कैरेक्टर्स का बांग्लादेश में जुटना, बांग्लादेश में बढ़ती पाकिस्तान की दखल, आतंकी संगठनों से जुड़े चेहरों की बांग्लादेश में चल रही तकरीरें, कट्टरपंथी चेहरों का बांग्लादेश में स्वागत, क्या भारत के खिलाफ किसी गहरी साजिश का संकेत है? देखिए, एक बात तो साफ है और वो ये कि किसी भी देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। पीएम मोदी ये बात लगातार कहते रहे, फिर चाहे मुद्दा आतंकवाद का हो, ट्रेड का हो या फिर डिप्लोमेटिक संबंधों का। जो ट्रंप पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को पानी पी पी कर कोसते थे, अब उनको महान बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन देशों ने अपने मजहबी कट्टरपंथ को राष्ट्र के स्वाभिमान से ऊपर रखा। पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा। ट्रंप इसी बात से चिढ़े हुए हैं। वरना आप समझिए जरा कि जिस चीन और भारत पर रूस से तेल खरीदकर उसे फायदा पहुंचाने के आरोप लगा रहे थे ट्रंप, दोनों पर टैरिफ ला रहे थे ट्रंप, अब बुसान में जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन के ऊपर लगाए गए टैरिफ को कम कर दिया। सवाल यह कि भारत के साथ क्या होगा? नवंबर तो आ ही गया, भारत यूएस ट्रेड डील क्या फाइनल होगी? क्या भारत पर लगाया गया 50% का ट्रंप टैरिफ कम होगा? टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले देशों से हाथ मिलाकर उनके साथ ट्रेड कर रहे ट्रंप क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल। अगर वास्तव में ट्रंप महान बनने निकले हैं और सच में वो शांति और मानवता के हिमायती हैं, तो फिर पाकिस्तान में शहबाज सरकार और बांग्लादेश की यूनुस सरकार के साथ उनकी घुटती मित्रता उनकी छवि को नैतिकता के पैरामीटर पर विरोधाभासों से भर देती है। रही बात भारत और पीएम मोदी की, तो वो सजग है। अफगानिस्तान के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों ने पाकिस्तान की चूड़ी कस रखी है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भी ट्रंप की नजर है। हालांकि बगराम एयरबेस के मुद्दे पर तालिबान के विदेश मंत्री ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था और अफगानिस्तान के भारत के साथ और मजबूत होते रिश्तों से पाकिस्तान को मिर्ची भी खूब लगी। अच्छा, बगराम के बारे हम ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के तारीख़ गवाह है कि अफ़गानिस्तान में कभी भी कोई ख़ारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते संबंधों ने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। जिस अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान सोच रहा था कि उसे वो आसानी से हरा देगा, वही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को एक के बाद एक जख्म दे रहा है। बिलबिलाते पाकिस्तानी तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम मोदी के एक दांव ने पाकिस्तान पर 3 तरफा कहर बरपाया है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से पंगा लेने का मतलब क्या है। यही वजह है कि तुर्की में पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी तालिबानी मंत्री के कदमों में बैठा दिखा, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही। जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठनी है, उस पर अफगानिस्तान ने साफ कह दिया कि टीटीपी पाकिस्तान की समस्या है, वो खुद इससे निपटे। अपनी समस्या पाकिस्तान हम पर क्यों थोप रहा है? अफगानिस्तान की संप्रभुता का पाकिस्तान सम्मान करे। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया तो नतीजा खतरनाक होगा। पाकिस्तान के मंत्री तुर्की में तालिबान के नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर मंत्री मोहसिन नकवी किस तरह से तालिबान के मंत्री को मना रहा था, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि बॉस तालिबान से पंगे मत लो, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। जब अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया तो पाकिस्तान की क्या हैसियत? पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, उधर अफगानिस्तान अब वो काम करने जा रहा है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी, जिससे पाकिस्तान का हलक सूखा। अब यही काम तालिबान भी करने जा रहा है। खबर है कि अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की प्लानिंग कर ली। अफगानिस्तान के जल मंत्री ने कहा है कि जल्दी ही बांध बनाया जाएगा।
अफगानिस्तान को कुनार का पानी मैनेज करने का अधिकार है। कुनार नदी पाकिस्तान के त्रिचाल इलाके से निकलती है। अफगानिस्तान में कुनार नदी 482 किलोमीटर तक फैली है। अफगानिस्तान से निकलकर फिर से पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जहां नदी दोबारा एंट्री करती है वही बांध बनाने का प्लान है। यानी भारत ने साफ कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। अब यही काम अफगानिस्तान कर रहा है। अगर तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बना दिया तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा पानी के लिए तड़प जाएगा, वहां हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की घिग्गी बांध दी है भारतीय सेना की तीनों विंग्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज त्रिशूल ने। त्रिशूल भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ये एक्सरसाइज पश्चिमी सीमा पर हो रही है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान ने इसकी वजह से हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और समुद्री चेतावनी जारी की है। ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से शुरू हुई और 10 नवंबर तक चलेगी। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। डिफेंस से लेकर डिप्लोमेसी तक मोदी नीति भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को धज्जी धज्जी कर उड़ा देने की ताकत रखती है। अमेरिका के साथ मलेशिया के कुआलालंपुर में अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस डील हो चुकी है। ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत पटरी पर है, लेकिन इस सब के बीच मोदी नीति भारत को सैन्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की है, ताकि भारत के खिलाफ साजिशों का कोई भी अध्याय लिखे जाने से पहले ही उसे मिटा दिया जाए।